ओके। नमस्ते भैया जी, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ हो, बेहतर हो, जबरदस्त हो, ठीक हो। कहाँ गए सभी लोग, थोड़ा हाय हेलो हो जाए तो अच्छा रहता नहीं। चलिए जी, थोड़ी अगर हाय हेलो हो जाती तो कुछ सुकून पहुंचता, कुछ अच्छा रहता जी। नमस्ते। देखिए, कल हमसे जो बातें बन पड़ सकती थी, जितनी बातें हमारे दिमाग में थी, वो बातें हमने की, ठीक है। आज जब हम वैदिक संस्कृति को प्रॉपर तरीके से शुरू करने जा रहे हैं, जब हम वैदिक संस्कृति को शुरू करने जा रहे हैं, तो वैदिक संस्कृति को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं। द वैदिक कल्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वैदिक कल्चर, जो वैदिक संस्कृति है, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इनटू टू पार्ट्स। पहला भाग है पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहते हैं जिसे। राम राम साहब, ठीक है। पहला है भाग जिसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की जिसे संज्ञा दी जाती है। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल या जिसे हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। पूर्व वैदिक काल क्या बोलते हैं? पूर्व वैदिक काल, दैट इज ऋग वैदिक एरा। ऋग वैदिक एरा। फिर है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जिसे हम लेटर वैदिक एज भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज द लेटर वैदिक एज। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जिसे हम लेटर वैदिक एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर वैदिक एज। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक आपका ये ड्यूरेशन है। और फिर उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? 1000 बीसी से 650 बीसी तक। 1000 बीसी से 650 बीसी तक। कहीं कहीं पर आपको 600 भी लिखा मिलेगा, बट उस मामले में ऊर्जा नष्ट नहीं करनी है, वो सब चीजें एक ही है, ठीक है। आप मुझसे ये पूछो, कोई अगर मुझसे ये पूछे कि सर ह्यूज डिफरेंस बताइए, ये तो बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उत्तर वैदिक काल जो था, इस काल में ही लोहे की खोज ने बहुत चीजें बदली। इस काल में ही लोहे की खोज हुई है। इस काल में ही लोहे की खोज हुई। क्या होती है? लोहे की खोज हुई है। द डिस्कवरी ऑफ आयरन। इसी काल की बात है जब डिस्कवरी ऑफ आयरन हुई है। गुरुजी, सब चीजें बदली होंगी, आप लोहे को इतनी प्राथमिकता क्यों दे रहे हो? लोहे से खेती, खेती से पैसा, पैसे से समाज, सब बदलता चला गया। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है कि ऋग वैदिक काल
कौन सा हमारा टॉपिक है आज? हम पहले जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज ऋग वैदिक संस्कृति। ऋग वैदिक संस्कृति। कौन सी संस्कृति? ऋग वैदिक संस्कृति। ऋग वैदिक संस्कृति। ऋग वैदिक काल, दैट इज ऋग वैदिक संस्कृति। देखिए यह बात क्लियर है, कब से कब तक है? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का समय है। देखिए इस काल के बारे में सबसे ज्यादा हमें जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इसके बारे में हमें जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से मिलती है। जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऋग्वेद। इस ड्यूरेशन का इज ऋग्वेदा। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, वेद क्या है? अगर कोई मुझसे आपसे पूछ ले कि वेद क्या है, वेद कब लिखे गए? दादा 1500 से 1000 बीसी के बीच में घटनाएं होती रही, जब किसी ने नहीं लिखी। बहुत बाद में वेद व्यास जी ने लिखी। याद रखिएगा, वेदों का संकलन घटनाओं के बाद हुआ है। जैसे मैं आज कैसे पढ़ा रहा हूं, ये आज ना लिखकर 3 साल बाद लिखा जाए कि 7 से 8 के बीच में वो ऐसा पढ़ाते थे, सुबह 11 से 12 वो ऐसा पढ़ाते थे, 12 से 1 में ऐसा पढ़ाते थे। घटनाएं बाद में लिखी गई हैं। याद रखिएगा, यहां पर नोट करने वाली बात यह है, नोट कीजिएगा, एक छोटी सी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदों का संकलन जो है वो बाद में हुआ है। वेदों का संकलन, देखिए नोट करिए, वेदों का जो संकलन है वेदों का संकलन बाद में किन्होंने? वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। क्या किया गया है? वेदों का संकलन बाद में वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। वेद व्यास जी के द्वारा। अच्छा, चूंकि नाम तो व्यास था, वेदों का संकलन किया तो वेद व्यास कहलाए, के द्वारा किया गया था। एक नाम और आ जाता है कि इनके साथ इनके पुत्र उग्र श्रावा भी थे। कहा जाता है कि उग्र श्रावा भी थे। यह भी कहा जाता है कि इनके पुत्र उग्र श्रावा भी इनका साथ दे रहे थे। बात क्लियर हुई है? तो जो वेदों की जानकारी हमें, जो ऋग्वेद काल की जानकारी मिलती है, वो ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के बारे में जब मैं इसको पढ़ा दूंगा तो ऋग्वेद की पूरी जानकारी समराइज कर दूंगा। ठीक है, देखिए कौन सा काल है? ये जो काल है 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का समय है। देखिए इस काल की हमें क्या पढ़ना है? हमें क्या पढ़ना है? हमें क्या पढ़ना है? एक टॉपिक तो यह बनता है कि आर्य कहां से आए, और यह बात मैं आपको बता चुका हूं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल चुकी है आपको, क्या नहीं? कि आर्य कहां से आए, इस बात की तो डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है, ठीक है। आर्य कहां से आए
ये तो आपको हम बता चुके कि आर्य कहां से आए हैं। ठीक है, तो हमें देखना है आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान क्या है। इस समय के आर्यों का निवास स्थान क्या था। निवास स्थान का अर्थ हुआ द सेटलमेंट ऑफ आर्यंस, द सेटलमेंट ऑफ आर्यन। इस समय कहां था, हम ये देखेंगे आर्यों की राजनैतिक संरचना कैसी थी। भाई जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा कि राजा नहीं था, लेकिन आज राजा आ जाएगा, है ना, आज राजा आ जाएगा। ठीक है बेटा, पीडीएफ अगर शो नहीं हो रही है तो हो सकता है कोई इशू हो, आपका मैसेज मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, वो समस्या रिजॉल्व हो जाएगी, आप निश्चिंत रहो उस चीज से। ये बड़ी मतलब हो सकता है कि आज के लिए आप बोल लेंगे, लेकिन कई बार दीज आर द टेक्निकल थिंग्स, कभी कभी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, सामाजिक स्ट्रक्चर देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे, हम इनका सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, समाज में पुरुषों की चलती थी कि महिलाओं की चलती थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ये सब चीजें हम देखेंगे। हम धार्मिक संरचना देखेंगे, किस देवता की पूजा पाठ करते थे, धार्मिक संरचना कैसी थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसी है, और हम यहां देखेंगे एक चीज और, जो अर्थव्यवस्था कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि इस ड्यूरेशन में जो आर्य रहे उनका जीवन के हर एक पहलू पे बात होगी कि उनके जीवन के हर एक पहलू क्या थे। ऐसे में ही हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक, आर्यों का निवास स्थान क्या है। वेयर आर द इनिशियल सेटलमेंट ऑफ आर्यंस, आर्यों का प्रारंभिक निवास क्या है। सर आई हैव वन डाउट, नाइक साहब पूछिए। ठीक है पूछिए, आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान क्या है। आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान क्या है। आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान क्या है। वेयर इज द इनिशियल सेटलमेंट ऑफ आर्यंस ना, वेयर इज द इनिशियल सेटलमेंट ऑफ आर्यंस। हाँ वो जो बुक वो लिखते हैं, देखो बॉक्स में हम उस चीज को लिखते हैं जो थोड़ा सा लीक से हटके होता है, पर बताना जरूरी होता है अपनी बातचीत की, जो उसको बॉक्स में हम लिख देते हैं। ठीक है, वेयर इज द इनिशियल सेटलमेंट ऑफ आर्यंस, वेयर इज द इनिशियल सेटलमेंट ऑफ आर्यंस, वेयर इज द initial settlement of Aryans, where is the initial settlement of Aryans। देखो भैया, ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का प्रारंभिक स्थान,
आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थल आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। कहां रहते थे? यह बात आर्यों से मिलती है। ठीक है, स्थान को लेकर विवाद है, अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन मैंने ये आपको कल पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन बताई थी, है ना। प्रारंभिक निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश है। सप्त सैंधव प्रदेश है ना। द इनिशियल सेटलमेंट इज लैंड ऑफ सेवन रिवर। द इनिशियल सेटलमेंट इज लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। ये वहां रहते थे जहां 7 नदियां बहती हैं। क्या बहती हैं? जहां पर 7 नदियां बहती हैं, ये वहां रहते थे। ठीक है, चलो आगे देखो, कहां बहती थी 7 नदियां। अब हम जब सप्त सैंधव प्रदेश की पहचान करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि जिस बारे में यहां चर्चा चल रही है, जिसे हम सप्त सैंधव प्रदेश कह रहे हैं, ये क्या रहा होगा? ये वो क्षेत्र है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, सिंधु और उसकी आसपास की सहायक नदियां, ये वो क्षेत्र है जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों की बात हो रही है। तभी तो सप्त सैंधव प्रदेश बनेगा। आज भी पंजाब में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज 5 नदियां बहती हैं, सिंधु की सहायक नदियां। तो तभी तो वो पंजाब बना। ये उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियों की चर्चा चल रही है। ओके, ये बात हमारी समझ में आ गई कि सर आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान कहां था। आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान उस जगह था जहां सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियां बहती थी। ठीक है, आइए साहब, सबसे ज्यादा जिस नदी का जिक्र हुआ है वो नदी है कौन सी? सिंधु। जो सिंधु नदी है भैया, इसको याद रखिएगा, इनकी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। देखो नोट कीजिए, ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का जिक्र है। लगभग 25 नदियों का जिक्र है। 25 नदियों का जिक्र है। इंडस एंड इट्स 7 ट्रिब्यूटरीज। कौन सी नदियां हैं? द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, एक मिनट बच्चों जरा। सात सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं। तो 25 नदियों का जिक्र है लगभग। कौन सी नदियां हैं ये?
इनमें सबसे ज्यादा फेमस नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा, ऋग्वेद में ब्लैक पेन से लिखो, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो नदियों का जिक्र है, देखो ऐसा है कि जिस चीज का जिक्र बार बार आएगा वही चीज उतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, जिस चीज का जिक्र बार बार आएगा वही चीज तो उतनी इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। तो ऋग्वेद में अगर किसी नदी का बार बार जिक्र हुआ है तो वो नदी सिंधु है। सबसे ज्यादा जिक्र सिंधु नदी का हुआ है। किसका हुआ है? सिंधु नदी का। ठीक है, तो यह कहा जा सकता है कि जो इंडस है, इंडस सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सिंधु क्या है? सबसे महत्वपूर्ण नदी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर थी कौन सी? सिंधु। सबसे ज्यादा अगर किसी नदी का जिक्र हुआ है तो 100 वो सिंधु नदी का हुआ है। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि गुरुजी ये देखो कि जब हम आर्य संस्कृति देखते हो गुरुजी हमें रामायण महाभारत याद आती है। मैंने कि वो तो जब मैं पढ़ता था मुझे भी आती थी। हाँ, वही तो हम पूछ रहे हैं कि लेकिन गुरुजी वो तो गंगा जी के आसपास कहानी चलती थी ना, वही हम आ रहे हैं। एक नदी है सरस्वती, एक नदी सरस्वती है, सरस्वती का जिक्र हुआ है। भैया इसे नदी तमा कहा गया है। नदी तमा। विच रिवर इज नोन एज नदी तमा? नदी तमा जो रिवर है वो सरस्वती है और इसे नदियों में उत्तम नदी, द ग्रेट रिवर, किसकी संज्ञा दी गई है? ग्रेट रिवर की संज्ञा दी गई है, नदियों में उत्तम नदी, द ग्रेट रिवर। ठीक है, मेरे कमेंट आपको सब दिख रहे हैं। ठीक है, सबके कमेंट में देख पा रहा हूं। ठीक है, अच्छा दूसरे फोल्डर में डल गई है, बरखा बता रही है, अभी हम उसको ठीक करवाते हैं। क्लास के तुरंत बाद फोन कर देंगे, वो सही फोल्डर में डाल दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, एक नदी है गंडक नदी। गंडक नदी को सदा नीरा नदी कहा गया है। सदा नीरा, सदा नीरा, सदा नीरा का मतलब समझते हैं? हमेशा बहने वाली, द एवर फ्लोइंग, पेरिनियल क्या कहा गया है? इसे सदा नीरा नदी कहा गया है। सदा नीरा, सदा नीरा का अर्थ है अर्थात वह नदी जिसमें हमेशा पानी रहता है। अर्थात वह नदी जिसमें हमेशा पानी रहता है। जिसमें हमेशा क्या रहता है? पानी रहता है, एवर फ्लोइंग। यह ज्योग्राफिकल टर्म पेरिनियल है। ठीक है, तो आप एक बात तो समझ गए, क्या समझ में आती है जी? हमारे एक बात यह समझ में आई, सबसे इंपॉर्टेंट नदी तो सिंधु है जी, सरस्वती को नदी तमा कहा गया जी, गंडक नदी को सदा नीरा कहा गया। मतलब एक ऐसी नदी जिसमें हमेशा पानी है ना, हमेशा पानी रहता है। ठीक है, यमुना शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ।
जो यमुना शब्द है, यमुना जो शब्द है उसका 3 बार प्रयोग हुआ है और गंगा शब्द का 1 बार प्रयोग हुआ है। इस बात से एक बात साफ हो जाती है कि शायद गंगा उस जमाने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है, क्या नहीं थी? उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी और गंगा के मुकाबले यमुना ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर देखा जाए तो गंगा के मुकाबले क्या थी? यमुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गंगा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। आइए एक बार हम उन नदियों के नाम देखें जिन नदियों के नाम इस ऋग्वेद में जिक्र किए गए हैं। एक नदी है नाम जिसका इंडस है। ये सिंधु नदी है। ठीक है, ये अरब सागर में गिरती है। एक नदी झेलम है। झेलम नदी चिनाब में जाकर मिल जाती है, फिर ये आगे बढ़ती है। इसी में एक नदी रावी आकर मिलती है। एक नदी व्यास है और इसी के पास से एक जगह से सतलुज निकलती है। क्या निकलती है? सतलुज। और फिर ये सारी नदियां पाकिस्तान में एक साथ मिलती हैं, पंचनद का निर्माण होता है और सिंधु नदी में चली जाती है। ठीक है, ध्यान से समझिए। एक नदी है जिसका नाम सिंधु है, दैट इज इंडस। ठीक है, ये नदी जिसका नाम झेलम है। झेलम के बाद एक नदी जिसका नाम चिनाब है। झेलम और एक नदी जिसका नाम चिनाब है भैया। फिर एक नदी राबी है। एक नदी व्यास है, व्यास। और एक नदी सतलुज है। सतलुज है। बात क्लियर हुई भैया? सिंधु नदी शब्द की कितनी बार यूज है? लगभग 200-250 बार के आसपास है, 200-250 बार। ठीक है, 200-250 बार के आसपास इस्तेमाल। देखिए, झेलम को उस जमाने में वितस्ता कहा गया है। झेलम को उस जमाने में क्या कहा गया है? वितस्ता की संज्ञा दी गई है। चिनाब को उस जमाने में अस्कनी कहा गया है। असाकनी कहा गया है। रावी नदी को पारुषणी कहा गया है। क्या कहा गया है? पारुषणी। व्यास नदी को विपासा कहा गया है। विपासा। क्या कहा गया है जी? विपासा कहा गया है। सतलुज नदी को शतुद्री कहा गया है। क्या कहा गया है? शतुद्री कहा गया है। तो ये तो आपने नक्शे से समझ लिया। ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान दीजिए। ऋग्वैदिक काल नाम क्या है? 2 नदी और हैं, वो पाकिस्तान में बहती हैं, काबुल और कुरुम नदियां हैं। कौन सी हैं? काबुल कुरुम नदियां। ठीक है, चलो ऋग्वैदिक काल नाम देखिए, नदियों के ऋग्वैदिक काल नाम। नदियों के ऋग्वैदिक काल के क्या नाम?
नदियों के ऋग्वैदिक काल के नाम देखिए। ठीक है, मैं यहां पर लिस्टेड कर देता हूं। ठीक है, ऋग्वैदिक नेम ऑफ द रिवर्स, झेलम, यहां पर इंग्लिश में लिखूंगा भैया, यहां पर इंग्लिश में लिखूंगा, झेलम को वितस्ता कहा गया है। ठीक है, चिनाब को अस्कनी कहा गया, आसाकनी। ठीक है, और रावी को, रावी इंग्लिश में वहां भी लिखा हुआ है, पारुषणी कहा गया, और व्यास को विपाशा कहा गया, और उधर सतलुज को शुतुद्री कहा गया है। ये याद रखना। मैच द फॉलोइंग करने के लिए जो है एकदम से आपका बहुत बढ़िया सवाल ये बनता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करने के लिए एकदम शानदार क्वेश्चन बनता है कि भैया उनको मिलाओ आपस में, किनके ऋग्वैदिक नेम जो हैं, वो बहुत शानदार सवाल एक बनता है यहां से। ठीक है, आगे देखिए। आइए अब देखिए, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। आर्य की उस जमाने में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, एक बार सिंधु घाटी सभ्यता से तुलना करो। सिंधु घाटी सभ्यता से तुलना करने से पता चलता जी वहां तो राजा था नहीं, तो क्या यहां राजा था या नहीं। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, आर्यों की राजनैतिक व्यवस्था कैसी थी। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द आर्यंस। देखो, एक बात तो पक्की है कि आर्य कभी भी एक साथ नहीं आए, आर्य कभी भी एक साथ यहां पर नहीं आए हैं। ठीक है, चलो ब्लैक कर देता हूं, बच्चों को दिक्कत हो रही है तो। हम तो भैया बच्चों के लिए ही जिए, बच्चों के लिए ही मरे। आर्यों की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी है देखिएगा। आर्यों का जो समाज था वो एक कबीलाई समाज था। आर्यों का समाज आर्यों का जो समाज था एक कबीलाई समाज था, एक कबीलाई समाज है। एक कबीलाई समाज था। The Aryan society was divided into tribes. Aryan society was divided into tribes. ये लोग ग्रुप में बटे हुए थे और हर एक ग्रुप को एक, क्या कहा था, हर एक ग्रुप को ट्राइब कहा गया है। डिवाइडेड इनटू ट्राइब, है ना। एक टिपिकल कबीलाई समाज है, कैसा था, टिपिकल कबीलाई समाज था। हम्म
ठीक है। ठीक है। अच्छा ठीक है। सिंधु शब्द नहीं 55 बार नहीं, लगभग 176 बार तो उल्लेख है, लेख याद रखना। मैं लिख देता हूं, जो सिंधु शब्द है वो 176 बार उल्लेख हुआ है भैया ऋग्वेद में। सिंधु शब्द से करेक्शन कर लो, सिंधु शब्द 176 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार? 176 बार उल्लेख हुआ है। गलत टाइप कर रहे हैं आप। ठीक है, सिंधु शब्द ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख हुआ। अच्छा मुद्दे पाते हैं। एक कबीलाई समाज था, देखो सबसे निचले स्तर पर, सबसे से निचले स्तर पर सबसे पहले एक कुल या परिवार होता था। कुल या परिवार होता है, और कुल या परिवार को मिलकर गांव बनता था। क्या बनता था? गांव। गांव को मिलकर एक जन बनता था, विश्व। बहुत सारे गांव मिलकर विश्व बनाते थे, और बहुत सारे विश्व मिलकर एक जन बनाते थे। क्या बनाते थे? जन। जन का अर्थ ही एक बहुत बड़ा कबीला है। यहां पर जो कुल का मुखिया होता था उसे कुलप कहते थे। उसे क्या कहते थे भैया? उसे कुलप कहते थे। गांव का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्रामीणी। जो बहुत सारे गांव मिलकर एक विश्व बनता था, तो विश्व का जो मुखिया होता था उसे विश्वपति कहते थे। ठीक है सर, मोबाइल ना चलाया करो, घर में किसी की तबीयत खराब है, ये सोचिए आप, थोड़ा सा है ना, पता भी ना लें। ठीक है, थोड़ा ऐसा हो रखा है कि वाइफ की तबीयत खराब है, अभी फोन आया था क्लास से 10 मिनट पहले। ठीक है, विश्व का मुखिया विश्वपति। हम ही नहीं, सभी टीचर कितना त्याग करते हैं क्लास के लिए आप जानते नहीं हैं। विश्वपति। लेकिन हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं, गर्व है हमें, क्योंकि ये चीज हमने चुनी है, और अपने फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं, चाहे जैसा भी हो। हमने गलत लिया या सही, फैसला हमारा, तो सम्मान करेंगे पूरा। ठीक है, जन का मुखिया होता था जनस्य गोप्ता। जनस्य गोप्ता कौन होता था? जनस्य गोपाता। ये जो जनस्य गोप्ता है, याद रखिएगा भाई, कुल का मुखिया कुलप, गांव का मुखिया ग्रामीणी, कौन है? ग्रामीणी, और विश्व का मुखिया विश्वपति, जन का मुखिया जनस्य गोप्ता। ये जो जनस्य गोप्ता है यही राजा है। ये जो जनस्य गोप्ता लिखा है, क्या लिखा है? जनस्य गोपता। जनस्य गोप्ता, इसे ही राजा या राजन कहा। ये जो शब्द है जनस्य गोप्ता, इसे ही राजा या राजन शब्द कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? राजा या राजन शब्द कहा गया है। और याद रखिएगा, है ना। चलिए, देखो इसे ही राजा या राजन कहा गया है। राजा
या राजन कहा गया है? ही इज नोन एज राजा। राजा स्लैश राजन कहा गया है। क्या क्या गया इसको? राजा या राजन। याद रखिएगा ऋग्वेद में राजा शब्द केवल एक बार आया है। क्या आया है? ऋग्वेद में राजा शब्द क्या आया है? एक बार आया है। ठीक है, ऋग्वेद में राजा शब्द का जिक्र एक बार हुआ है। ऋग्वेद में राजा शब्द का जिक्र एक बार हुआ है। राजा शब्द का जो जिक्र है एक बार हुआ है। राजा शब्द का जिक्र एक बार हुआ है। द ओनली सिंगल टाइम डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद द वर्ड राजा, एक ही बार है। तो आपने ऊपर कैसे लिख दिया? अरे भैया मैं वो इसको इसलिए लिख पा रहा हूं कि यही आप इसी की राजन की जो जनस्य गोप्ता है उसी की तुलना, ठीक है, उसी की तुलना आप किससे कर सकते हो? उसी की तुलना आप राजा से कर सकते हो। लेकिन सर एक बात बताइए, ये जो जन शब्द है ये कितनी बार आया है? देखो अभी एसएससी का पिछले साल जो पेपर हुआ उसमें एक ये था कि निम्न में से कौन सी टर्म है जो ऋग्वेद में इस्तेमाल नहीं हुई है? उसका उत्तर था जनपद। जन शब्द 275 बार आया है ना। द वर्ड राजा डिस्क्राइब्ड या मेंशन्ड सिंगल टाइम इन ऋग्वेद। इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में एक बार जिक्र हुआ है, जबकि जन शब्द जो है, जन शब्द का 275 बार जिक्र हुआ है। 275 बार जिक्र हुआ है। अब उस सवाल को देखिए, वो जो सवाल पूछा गया था वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि क्या जनपद शब्द का जिक्र हुआ है? क्या जनपद शब्द का जिक्र हुआ है? लिख लीजिए, द वर्ड जन, द वर्ड जन, द वर्ड जन described 275 टाइम्स। अब एक सवाल यह बनता है, ठीक है, साथ ही जनपद शब्द का जिक्र नहीं है। जनपद शब्द का जिक्र नहीं है। याद रखना यह सवाल एसएससी ने पूछा था कि क्या जनपद शब्द का जिक्र हुआ है? नहीं, जनपद शब्द का जिक्र नहीं हुआ है। तो यह है कहानी। इसके आगे की कहानी हम कल देखेंगे। ठीक है, अभी इसमें रहता है। ठीक है, इसमें अभी रहता है, इसके आगे कहानी को हम कल देखेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।